जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ समय से हम विस्तृत रूप से जानकारी देते आए हैं ग्रह गोचर को लेकर। अब बहुत से लोगों में आपने फरमाइश की कि हमें योगों के बारे में और युतियों के बारे में भी जानकारी दी जाए, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियों में कॉमन सी बात है कि एक अकेला प्लैनेट नहीं होता, उसके साथ कोई ना कोई प्लैनेट ज़रूर बैठा होता है। तो वो युति बना करके जो योग बनता है उसके बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी जाए। जैसे सूरज बुध का बुध आदित्य राजयोग हुआ, चंद्रमा और बृहस्पति का गज केसरी योग हुआ। ये योग सारे के सारे, चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग हुआ, राहु सूर्य का ग्रहण योग हुआ। तो ऐसे बहुत से योग हैं, चंद्रमा और शनि का विष योग हुआ। तो बहुत से ऐसे योग हैं जो बहुत सी कुंडलियों पर बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होते हैं और बहुत सी कुंडलियों पर वो एप्लीकेबल ही नहीं होते। लेकिन हमारे एक मन में गलत धारणा बैठ जाती है कि जैसे मान लीजिए चंद्रमा और बृहस्पति का गज केसरी की गलत धारणा बैठ गई कि यह हर कुंडली पे अप्लाई होगा। लेकिन ये हमें देखना होगा, कुंडली टू कुंडली ये चीज़ वेरी करती है। जहाँ हम इस बात को डिफाइन करना या डिफ्रेंशिएट करना भूल जाते हैं कि वो लगन कुंडली कौन सी है और किस भाव में किस अंश पे कैसे प्लैनेट बैठे हैं, वहाँ हमारी कैलकुलेशन में गलती शुरू होती है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हर लगन कुंडली में आपको योगों की विस्तृत जानकारी दूं कि किस लगन कुंडली में कौन सा योग बनता ही नहीं है और कौन सा योग एप्लीकेबल ही नहीं होता। हमारी कैलकुलेशन की गलती की नींव यहीं से शुरू होती है और हम जहां गलती करते हैं वो प्रेडिक्शन पूरी गलत हो जाती है। हम किसी को योग बता देते हैं या कोई अनजान व्यक्ति किसी को योग बता दे, जी आपकी कुंडली में तो ये योग है, आपकी कुंडली में तो ये दशा अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही है, ये योग बना हुआ है। लेकिन सामने वाला जब उस स्थिति में नहीं होता तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि सामने वाले को या तो विद्या नहीं आती या इस विद्या में ही इतनी बड़ी कमी है कि मेरी स्थिति कुछ और है और आप जिस योग को डिफाइन कर रहे हैं मैं तो उससे बहुत कोसों दूर हूँ। योग कहता है कि आप राइजिंग में होने चाहिए और आप उल्टा कर्जे में दबे हुए होते हो। तो यहाँ हमारी डेफिनेशन को पढ़ने का तरीका गलत हो जाता है। हम ये देखना भूल जाते हैं कि वो लगन कुंडली कौन सी है, वो योग डिग्री वाइज कितने बलाबल लेकर के बैठा है, वो कौन से भाव में बैठा है। जब तक हम ये पूर्ण रूप से देखने नहीं आने वाले, हमें ये समझ में नहीं आने वाला कि कौन सा योग किस लगन कुंडली में बनता है, तब तक हम सही विवेचन तक नहीं पहुंच पाएंगे। योग एक ही तरीके का होता है। जैसे मान लीजिए हम बात शुरू करेंगे सूर्य बुध के बुध आदित्य योग से, लेकिन बहुत सी लगन कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनमें ये योग एप्लीकेबल ही नहीं होता। लेकिन हम इसके विवेचन में गलती करते हैं। हमें ये पूर्णता समझ में नहीं आ पाता कि ये योग तो बना हुआ है और ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, लेकिन ग्रंथों में साथ साथ में उसकी पूर्णता डेफिनेशन नहीं है। उसके बाद हमें उस पर रिसर्च करके ये देखना होगा और हर सही विद्वान इसे मानता ज़रूर है, जानता ज़रूर है। और जब सामने वाली स्थिति के साथ उसको मैच किया जाता है तो सामने वाला जातक बोलता है कि जी चाहे ये दो ग्रहों के योग की युति मेरे कुंडली में बनी है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मुझे तो ज़िंदगी में इस चीज़ का कोई एडवांटेज ही नहीं मिला। तब हम जाके इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि योग की डेफिनेशन भी कुंडली टू कुंडली वेरी करती है। आपकी लगन कुंडली कौन सी है, वो जिस ग्रह के योग के बारे में डिफाइन कर रहा है, उस ग्रह को कौन कौन से डिपार्टमेंट मिले हैं, वो कुंडली में कितना योग कारक ग्रह है या कितना मारक ग्रह है, ये बात आपको पहले तय करनी होगी, पहले समझनी होगी। उसके बाद ही आप योग पर पहुंच सकते हैं, उसके बाद ही आप कुंडली के सही विवेचन पर पहुंच सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी प्रिय दर्शकों कि सबसे पहले एक बहुत कॉमन सा योग जो अक्सर एक रिक्शा चलाने वाला भी आकर के बोल देता है कि सर मेरी कुंडली में देखिए सूरज बुध का बुध आदित्य राजयोग है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि भाई मेरे आपकी लगन कुंडली कौन सी है और योग कौन सा है और आप काम कौन सा कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि आपकी कुंडली में बुध आदित्य राजयोग है। तो हमें ये डिफाइन करना
आना चाहिए। हमें ये बात समझनी होगी कि योग कौन सा किस लगन कुंडली में बनता है और वो कैसा रिजल्ट देने में बाध्य होता है। बात शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों मेष लगन की कुंडली से। ये मेष लगन की कुंडली इसलिए बनी, मैं ये इसलिए भी विस्तृत रूप से जानकारी देना चाहूंगा। ये मेष लगन की कुंडली इसलिए बनी कि पहले भाव में ही 1 नंबर लिखा है, और पहले भाव में 1 नंबर लिखा होने से ये मेष लगन की कुंडली बनी। लगन में ही सूर्य और बुध पड़े हैं, और कोई सही पूर्ण विद्या न पढ़ने वाला अगर इस लगन कुंडली में कह दे कि आपकी कुंडली में तो बुध आदित्य राजयोग है, तो बुध आदित्य राजयोग इस लगन कुंडली में अप्लाई ही नहीं होता है। उसका सबसे मुख्य कारण यह है क्योंकि बुध इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माना जाता है। वो तीसरे भाव और छठे भाव का मालिक है, यानी मेहनत का मालिक है, और रोगेश है, रोगेश यानी रोग भाव का मालिक, यानी छठे भाव का मालिक। और रोगेश यानी रोग भाव का मालिक जो आपकी लगन कुंडली यानी आपके लग्नेश मंगल यानी आपकी फिजिकल बॉडी मंगल का ही अति शत्रु है और उसे ही खत्म करने वाला है, तो वो आपको बहुत बड़ा राजयोग कैसे दे सकता है। तो बात प्रिय दर्शकों समझने वाली हो गई कि मेष लगन की कुंडली में बुध अति मारक ग्रह है, वो कभी भी बुध आदित्य राजयोग नहीं बना सकता, चाहे बुध देवता 6, 8, 12 में आकर विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर अच्छा फल देने में ही बाध्य क्यों ना हो जाएं। लेकिन जब वो सूर्य के साथ बैठेंगे, अगर 6, 8, 12 में बैठे तो भाव गलत हो जाएगा, अगर किसी और भाव में बैठे तो बुध मार्कित्व में आ जाएगा। अब ये बात थोड़ी सी रिसर्च से आगे जाने वाली है प्रिय दर्शकों, आप बेसिक सारे लोग समझ चुके हैं। अब हम उससे आगे की डिस्कशन शुरू करने वाले हैं ताकि और धुंध के बादल छटें और बातें आपकी समझ में आनी शुरू हो। तो मेरी कोशिश ये रहेगी और रिसर्च आपके साथ साझी की जाए। अब बात हम रिसर्च के लेवल तक लेके जाएंगे। ये बात समझने वाली है कि मारक ग्रह बहुत कम और बहुत प्रॉपर कुछ ही कंडीशन में अच्छा फल देने के काबिल बनता है, नॉर्मली वो कभी अच्छा फल देने के काबिल नहीं बनता। जैसे इस लगन कुंडली में हम बात कर रहे थे कि अगर बुध देवता 6, 8, 12 में बैठकर विपरीत राजयोग के रिजल्ट देने में सक्षम होगा तो ही बुधादित्य राजयोग बनेगा, लेकिन फिर भी बुधादित्य राजयोग हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर बुध 6, 8, 12 में विपरीत राजयोग देने के काबिल बना तो सूरज भी उसी के साथ बैठ जाएगा और गलत भाव में बैठा हुआ ग्रह कभी भी आपको अच्छा फल देता ही नहीं है। 6, 8, 12 में पड़ा हुआ ग्रह किसी सूरत में योग बना करके अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होता। तो इस लगन कुंडली में सबसे मुख्य बात समझने वाली ये है कि मारक ग्रह है, और अगर कोई पढ़ने वाला कह दे कि जी आपकी मेष लगन की कुंडली और आपका सूरज बुध का बुध आदित्य राजयोग बन गया, तो समझ लीजिएगा कि अभी नॉलेज में बहुत बड़ी कमी है। मारक ग्रह योग बनाकर पॉजिटिव रिजल्ट कभी कदापि किसी कीमत पर नहीं देता। कुछ विपरीत राजयोग की पर्टिकुलर कंडीशन अलग है, लेकिन वहां भी ये योग सक्षम नहीं होता रिजल्ट देने के लिए। एक प्लेनेट चाहे मारक वगैरह अच्छा होकर के रिजल्ट दे सकता है विपरीत राजयोग की प्रॉपर कंडीशन में। तो बात हर लगन कुंडली में हमें समझनी होगी कि योग कौन सी लगन कुंडली में कितना अच्छा या कितना बुरा फल देने वाला है। प्रिय दर्शकों, मेष लगन की कुंडली में लग्नेश का ही अति शत्रु बुध होता है, और बुध 6, 8, 12 के अलावा जहां बैठता है, जहां देखता है, जहां जाता है, उस घर का नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि इस लगन कुंडली में सबसे मारक ग्रह बुध देवता को ही माना जाता है, क्योंकि लग्नेश मंगल के साथ उसकी अति शत्रुता है। लगन मंगल है और रोगेश बुध है। रोग आपके शरीर को खत्म करने वाला है, वो अपनी अति शत्रुता दिखाने वाला है। तो मूल त्रिकोण का स्वामी यानी पंचम भाव का स्वामी सूर्य देवता अगर बुध के साथ बैठ जाए तो
तो बुध अगर अस्त ना हुआ हो तो रोगेश सूरज देवता के बलाबल में भी कमी लाता है और उसे खराब करता है। तो बुध देवता खराब करना है। अगर बुध देवता का कैरेक्टर खराबी वाला है या मारक ग्रह है तो कैसे बुध आदित्य राजयोग इस लगन कुंडली में बन जाएगा। मेष लगन की कुंडली में बुध आदित्य राजयोग कभी किसी कीमत पे इसी वजह से नहीं बनता क्योंकि बुध इस लगन कुंडली में सदैव मारक ग्रह माना जाता है। बुध इस लगन कुंडली में जहां बैठ जाए, जहां दृष्टि डाल दे, उस घर का बंटाधार है। हाँ, विपरीत राजयोग की एक अलग कंडीशन है, उसे अभी आप साइड पे कर दीजिए। एक मारक ग्रह की डेफिनेशन समझ लीजिए। बुध देवता इस लगन कुंडली में तृतेश है और षष्टेश यानी रोगेश, छठे भाव का मालिक षष्टेश यानी रोगेश माना जाता है। वो जिस भाव में बैठेगा, जहां जाएगा गोचर में, जहां देखेगा भी, उस भाव का सदैव अपनी दशांतर दशा में नुकसान करता चला जाएगा। तो कैसे एक नुकसान करने वाला ग्रह राजयोग दे सकता है? वो राजयोग कभी नहीं दे सकता। और इस लगन की कुंडली में कभी किसी कीमत पर किसी भी जातक को पन्ना रिकमेंड नहीं होता। वो पन्ना पहनना जहर के समान माना जाता है। वो उस लगन के जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है क्योंकि मेष लगन की कंट्रोलिंग पावर मंगल देवता के पास है और बुध देव इस लगन कुंडली में रोगेश हैं। चाहे बुध देव विपरीत राजयोग की कंडीशन में आकर अच्छा फल देने में बाध्य ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उस कीमत पर भी कभी किसी जातक को पन्ना रिकमेंड नहीं किया जाता। पन्ना धारण करना इस लगन के जातक को सदैव वर्जित माना जाता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी प्रिय दर्शकों, आपको इन योगों के बारे में विस्तृत जानकारी दूं। जो दर्शक इस प्रोग्राम से लगातार जुड़े हुए हैं, मैंने आज मेष लगन की कुंडली से कोशिश की है सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग आपको सही दिशा में समझा दूं। मैं मीन लगन की कुंडली तक आपको सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग किन लग्नों में बनता है और किन लग्नों में नहीं बनता, इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा। ये आप कृपया नोट करते चले जाइए। जिस दिन मैं आखिरी मीन लगन की कुंडली आपको पढ़ाऊंगा उस दिन मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा इसके माध्यम से, इसी पॉइंट को लेकर कि बुध आदित्य राजयोग को लेकर ही सवाल पूछूंगा। आप वो सवाल हमारे इस प्रोग्राम के नीचे आ रहे पते पर लिख करके कुरियर करवा दीजिए या बाय पोस्ट भेज दीजिए। जिन भी जातकों का वो सवाल सही होगा, उसका उत्तर सही होगा, एक होगा या एक से ज्यादा होगा, तो उसकी लॉटरी के तरीके से हम एक पर्ची निकालेंगे। जिस भी जातक का इस योग का पूर्णतः सवाल सही होगा, मैं अपने प्रोग्राम के माध्यम से आपको उससे रूबरू करवाऊंगा ताकि ये प्रोग्राम देखकर उस जातक ने कितना प्रोग्राम को देख करके सीखा इस विद्या को और कैसे वो लाभान्वित हुआ। तो इसी के साथ आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ, हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।